Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil services examinations conducted across the country. Today we are going to begin with the 16th lecture of our geography series and the second lecture in chapter of climatology. पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेयर कैसे इवॉल्व हुआ, क्या उसकी कॉम्पोजिशन है और क्या स्ट्रक्चर है. अब आज का हमारा टॉपिक होगा इंसोलेशन एंड हीट. One of the most fundamental part in the chapter of climatology, that is insolation and heat. Insolation means incoming solar radiation और heat and temperature of the atmosphere. कैसे इनकमिंग सोलर रेडिएशन हमारे अर्थ को पे रिसीव होता है, किस तरीके से, कौन से मैकेनिज्म्स, कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, और कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन सा फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं अर्थ के ऊपर टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में. ये सारी बातें हम आज करेंगे. जैसा कि हमने लास्ट टाइम बताया था कि आपको कि वेदर एंड क्लाइमेट का जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, टेम्परेचर होता है, क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होते हैं, विंड्स होते हैं, प्रेशर होता है, डेंसिटी होती है, ह्यूमिडिटी होती है. तो उन्हीं एलिमेंट्स में जो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ होता है, इसी के बारे में हम आज पूरे क्लास में डिस्कस करेंगे. तो चलिए आज मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे अपने पूरे क्लास में. तो सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे यहां पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसे हम शॉर्ट में इंसोलेशन बोलते हैं. इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी कि सन से इमिट की गई रेडिएशन जो अर्थ रिसीव करती है, और उसी एनर्जी के थ्रू अर्थ के ऊपर जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी जियो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं उसको ये हेल्प करती है, उसको ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है. दूसरा होता है एटमॉस्फेरिक डिप्लेशन ऑफ इंसोलेशन. एटमॉस्फेरिक डिप्लेशन ऑफ इंसोलेशन का मतलब होता है कि जो सोलर रेडिएशन अर्थ एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, इंटर करती है, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाती है, और जो सरफेस के ऊपर हमें एनर्जी मिलती है दैट इज लिटिल बिट लेस देन व्हाट वी रिसीव्ड एट द आउटर मार्जिन ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो इसलिए उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक डिप्लीशन ऑफ इंसोलेशन. अब ये किन किन कारणों से एटमॉस्फेरिक डिप्लीशन होता है ये सब हम यहां डिस्कस करेंगे. फिर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन को, यानी कि इंसोलेशन यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो अर्थ सरफेस रिसीव करता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस. हर जगह पे सेम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन नहीं होता है, तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट इंसोलेशंस का अमाउंट होते हैं. तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किन कारणों से हैं, और कौन सा पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का, ये हम यहां बात करेंगे. फिर हम आ जाएंगे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर में, कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो इंसोलेशन की वजह से कैसे हीट या कूल होता है, कौन कौन से मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं, वो हम यहां बात करेंगे. फिर हम बात करेंगे हीट बजट ऑफ द प्लैनेट. हीट बजट ऑफ द प्लैनेट यानी कि पूरे अर्थ एज ए प्लैनेट पे कितना इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव होता है और कितना हम जो है रेडिएट बैक करते हैं, मतलब हमारा अर्थ सरफेस रेडिएट बैक करता है. इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होता है जिसे हम बोलते हैं हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ. तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर बात करेंगे हम लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस. लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस यानी कि हमारे अर्थ सरफेस को जो डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैं, लोकेशंस हैं, इनके ऊपर डिफरेंट अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन से रिसीव किए जाते हैं, लेकिन ये लोग आपस में लेन देन करते हैं और इसके थ्रू एक बैलेंस अचीव करते हैं जिसे हम लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस बोलते हैं. तो ये भी हम डिस्कस करेंगे. फिर हमारा आता है फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अर्थ. अभी तक जो हम देख रहे थे वो हीट की बात कर रहे थे. ये जो होता है वो अर्थ सरफेस की हीटिंग हो रही थी. अब हीट की वजह से जो टेम्परेचर होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, इसके बारे में हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 7 से. तो फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अर्थ. हमारे अर्थ पे जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे हम लैटिट्यूड्स में ऊपर नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज होता है, एवरेज टेम्परेचर. उसी तरह से जैसे हम हाइट पे भी ऊपर नीचे जाते हैं तो भी टेम्परेचर चेंज होता है. तो यही हमें देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पे. फिर हम देखेंगे एक्चुअल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, कि यह डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसा है, यानी कि हम पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे कि हाइट पे, एल्टीट्यूड पे जाने के बाद कैसा टेम्परेचर बढ़ता है, घटता है, किस
रेट से बढ़ता घटता है और क्यों बढ़ता घटता है, ये सब बातें करेंगे वर्टिकल स्ट्रक्चर में। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल स्पेस में भी अक्रॉस द लैटिट्यूड्स भी हम डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न को देखेंगे। फिर हमारा आएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन जो है एक सब पार्ट है अंडर द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कितने तरह का होता है और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, ये सारी डिटेल में हम थोड़ा देखेंगे। और लास्ट में हमारा होगा थर्मल बेल्ट। थर्मल बेल्ट यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ओवर द अर्थ सरफेस। ये टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है और ये थर्मल बेल्ट जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन से है। तब ये पूरे 10 टॉपिक्स को वन बाय वन हम कवर करेंगे डिटेल में। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। व्हाट इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में इंसोलेशन। सी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में अर्थ के जितने भी जियो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, लाइक क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, विंड, प्रेशर डिफरेंस, ऑल दिस थिंग्स जो भी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है, इसके लिए जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और यू कैन कॉल द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। यानी कि सोलर एनर्जी जो अर्थ पे रिसीव होती है, उसी सोलर एनर्जी का मैनिफेस्टेशन जो होता है वो वेरियस प्रोसेसेस इन आवर एटमॉस्फेयर होता है। जैसे कि इवेपोरेशन हो गया, कॉन्डेंसेशन हो गया और रेनफॉल हो गया। पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जी। जो हमारा प्रेशर डिफरेंस होता है, इक्वेटोरियल रीजन में प्रेशर लो होता है जिसकी वजह से कि जो एयर होता है वो ऊपर उठता है, राइजिंग ऑफ एयर, राइट, कन्वेक्शन ऑफ एयर। तो ये सारी चीजों से जो हमारा एक सर्कुलेशन होता है, विंड सर्कुलेशन जो होता है, वो भी किसकी वजह से होता है, सोलर रेडिएशन की वजह से। यानी ऑल द जियो बायोकेमिकल प्रोसेसेस ऑकरिंग ओवर द अर्थ एटमॉस्फेयर, ओवर द अर्थ सरफेस इज बिकॉज ऑफ द सोलर एनर्जी। तो हमें थोड़ा सा ये जानने की जरूरत है कि ये सोलर एनर्जी क्या होता है, किस फॉर्म में हमारे अर्थ को मिलता है और किस तरीके से हम उस सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। तो दैट ऑल वी शैल कवर अंडर द हेड ऑफ इंसोलेशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब देखो, मैं थोड़ी सी ब्रीफ में आपको बताऊं, हमारा ये अर्थ सरफेस है, ये हमारा सन है, राइट। सन से जो एनर्जी इमिट होती है जो एनर्जी, वो दो फॉर्म्स में इमिट होती है। यानी सन इमिट्स एनर्जी इनटू इट्स स्पेस, आउटर स्पेस, into two forms. There are two forms of solar energy. कौन कौन से two forms होते हैं सोलर एनर्जी के? Forms of solar energy. Two forms होते हैं। एक फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं सोलर रेडिएशन और रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी इसको बोलते हैं और इसको जो है ये इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, जिसे हम लाइट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में सोलर रेडिएशन एनर्जी इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और दूसरा जो फॉर्म होता है उसे बोलते हैं हम कर्पस्कुलर एनर्जी, कर्पस्कुलर एनर्जी एंड रेडिएशन एनर्जी, सोलर रेडिएशन या रेडिएशन एनर्जी। ये कर्पस्कुलर एनर्जी होता है जब सन जो है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स इमिट करता है, इजेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिसे हम फोटोन बोलते हैं। फोटोन्स इज व्हाट, चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो सन एक साइड से एक तरह से वो सोलर रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इमिट करता है एंड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस्कुलर एनर्जी, जिसे हम फोटोन्स बोलते हैं, इस फॉर्म में भी एनर्जी रिलीज करता है। बट हमारे पास जो एनर्जी रिसीव होती है अर्थ के पास, वो केवल सोलर रेडिएशन के फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो हमारे पास जो एनर्जी रिसीव होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होती है। ये कॉर्पस्कुलर एनर्जी जो होती है हम तक नहीं पहुंचती है। ये जो फोटोन्स होती है ये भी इवेंचुअली प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस ये फोटोन्स भी आउटर स्पेस में, राइट। तो व्हाटएवर वी गेट फ्रॉम द सन इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें रिसीव होता है, जो हम अर्थ सरफेस पे रिसीव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसे हम इंसोलेशन बोलते हैं। और ये जो इंसोलेशन हमारे पास आता है अर्थ सरफेस पे, वो इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव आता है, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन आता है। यानी जो वेवलेंथ होती है इस एनर्जी की, इनकमिंग रेडिएशन की, ये शॉर्ट होती है और हमारा अर्थ सरफेस इसे रिसीव करके हीटेड होता है, वार्म अप होता है, इसकी टेम्परेचर राइज होती है। और जो वार्म होने की वजह से, हीटिंग की वजह से जो अर्थ री रेडिएट करती है वापस इस एनर्जी को, इसे हम बोलते हैं आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसको बोलते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसे बोलते हैं आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल। आउटगोइंग मतलब ये वापस जो है स्पेस में जा रहा है, जिधर से आया था। टेरेस्ट्रियल क्यों? बिकॉज इट इज बीइंग इमिटेड बाय द अर्थ। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इट इज बीइंग इमिटेड बाय द अर्थ, and the wavelength of this re-radiating energy is longer than that incoming solar radiation। ये जो अर्थ के पास जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रहा है, इसकी वेवलेंथ छोटी थी, और जो अर्थ इसको रिसीव करके वार्म अप होके और वापस जो आउटर स्पेस में दे रहा है, इमिट कर रहा है, इसे बोलते हैं आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और ये एक लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, लॉन्ग वेव इन कंपेरिजन टू दिस कमिंग वेव्स। अब इसके पीछे एक थियरी है, विन्स लॉ है। विन्स लॉ बोलता है कि कोई भी बॉडी अगर बहुत ज्यादा हीटेड है, टेम्परेचर इसकी बहुत ज्यादा है, 1800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो वो बॉडी जो भी अपनी एनर्जी इमिट करेगी वो इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव करेगी। और जिसका टेम्परेचर कम होता है वो जो अपनी इमिट करेगी तो वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में करेगी। क्योंकि वेवलेंथ जो होता है ना, ये जो होता है डिसाइड करता है कि कितनी एनर्जी कैरी कर रही है वेव, एंड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लाइक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिस किसी वेव का जो वेवलेंथ छोटा होगा वो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करेगी, और जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करेगी। आपको फॉर्मूला पता होगा, E इज इक्वल टू hc बाई लेमडा। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज स्पीड ऑफ लाइट, ये दोनों एक तरह के कांस्टेंट है, और लेमडा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो किसी भी वेव का वेवलेंथ जितना बड़ा होगा एनर्जी उतनी कम वो कैरी करेगा, जितना छोटा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा कैरी करेगा। तो एक्चुअली ये ज्यादा हीटेड है, ज्यादा एनर्जी कैरी करनी है इसे, तो इसलिए ये शॉर्ट वेव के फॉर्म में भेजता है अर्थ पे। और अर्थ के पास ज्यादा एनर्जी नहीं है इसके कंपैरिजन में, कम करनी है, तो ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में जाता है। तो इस तरह से शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव रेडिएशंस होते हैं। शॉर्ट वेव इनकमिंग रेडिएशन, लॉन्ग वेव आउटगोइंग रेडिएशन। तो ये हमारा जो रेडिएशन एनर्जी होता है सन का, वो इस तरीके से होता है। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज कॉल्ड द इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। अब हम बात कर रहे हैं ये इंसोलेशन के बारे में कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, जो ये सन जो है अर्थ को इमिट करता है, तो ये आने वाले इनकमिंग सोलर रेडिएशन से हमारा एटमॉस्फेयर हीटिंग नहीं होता है। जनरली एटमॉस्फेयर जनरली इज नॉट हीटेड थ्रू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इट इज मोस्टली हीटेड बाय द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्योंकि इसकी जो है वेवलेंथ इतनी छोटी है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे जो एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स हैं, ये सब चीजें हैं, वो इनको ट्रैप नहीं कर पाते हैं, ट्रैप करके वार्म अप नहीं कर पाते हैं। और जो वापस जाने वाली आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, दीज आर ट्रैप्ड बाय द गैसेस, द ग्रीन हाउस गैसेस अराउंड द अर्थ सरफेस which forms the atmosphere। कल हमने बात करी थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये लोग ये आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को ट्रैप करते हैं और उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर को हीट करते हैं, टेम्परेचर को राइज करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक हीटिंग इज मोस्टली डन बाय दिस आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये हमारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन का कंसेप्ट हुआ कि ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन हमारा होता है, राइट। शॉर्ट वेव होता है, जाने वाला लॉन्ग वेव होगा, राइट। अब हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन के बारे में जो हम मेजर करते हैं, इस एनर्जी को, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, वो मेजर करते हैं हम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में, राइट। कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में, यानी कि पर सरफेस एरिया पे कितना एनर्जी रिसीव हो रहा है, कैलोरी इज एनर्जी, यही हमारा इंसोलेशन होता है। अब ये इंसोलेशन को जो हम मेजर करते हैं
वो दो तरीके से करते हैं, एक की अर्थ के सरफेस पे मेजर करते हैं और एक अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में मेजर करते हैं, राइट। ऊपर मतलब कि आउटर मार्जिन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आउटर मार्जिन ऑफ द एटमॉस्फेयर जो हमारा होगा, वहां पे जो हमारी वैल्यू मेजर करते हैं और जो उसी के नीचे अर्थ के सरफेस पे जो वैल्यू मेजर करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है इंसोलेशन का। अब आपको लगेगा कि क्यों डिफरेंस आ जाता है, ऐसा क्या होता है एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर करने के बाद जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। तो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एटमॉस्फेरिक डिप्लीशन ऑफ इंसोलेशन। ये एटमॉस्फेरिक डिप्लीशन ऑफ इंसोलेशन क्या होता है कि जब भी इंसोलेशन अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो क्लाउड्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स एंड एरोसोल्स हैं, ये लोग जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं या स्कैटर कर देते हैं या डिफ्यूज कर देते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस लाइक एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन बैक of the incoming solar radiation, and due to all such processes the insolation received over the surface is little less than the insolation that was received at the same point over the outer margin। ये तो डिफरेंस हो जाता है। तो इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक डिप्लीशन ऑफ इंसोलेशन। तो ये एटमॉस्फेरिक डिप्लीशन क्या होता है इंसोलेशन का, ये हमें देखना होगा कि किन किन कारणों से ये एटमॉस्फेरिक डिप्लीशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, राइट। तो चलो अब बात करते हैं हम एटमॉस्फेरिक डिप्लीशन ऑफ इंसोलेशन को। एक और बात, जैसे कि ये जो हमारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन इंसोलेशन जो हमने अभी बात करी है, तो ये जो सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर आता है, जिसे हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो एक दिस इज एन स्पेक्ट्रम ऑफ सो मेनी रेज। मतलब सन से जो हमारी इंसोलेशन जो रेडिएशन आता है वो अर्थ के पास पहुंचता है तो कितने सारे रेज में होते हैं, एक बैंडविड्थ होता है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, जिसको हम बोलते हैं CGX, UV, IMR। ये कॉस्मिक रेज जो होता है वो किसी और कारण से स्पेस में मिलता है, तो इसलिए हम गामा रेज से बात करते हैं कि गामा रेज जो है सन से निकलता है, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, GX, UV, IMR। अब जब हम गामा से रेडियो की तरफ चलते हैं तो वेवलेंथ जो है क्या होता है, इंक्रीज करता है। वेवलेंथ विल इंक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीजेस। अब आप बताओ कि वेवलेंथ अगर इंक्रीज कर रहा है तो एनर्जी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? ऑफ कोर्स डिक्रीज होगी, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो एनर्जी जो होगी वो जैसे हम इधर चलेंगे तो डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी। यानी गामा रेज इज हैविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, X-rays is also having a very high amount of energy, ultraviolet radiation is having very high amount of energy। तो इसकी वजह से ये जो तीन रेज होते हैं, गामा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेज, ये तीनों हमारे अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंचते हैं। हमारे अर्थ सरफेस पे मेनली पहुंचता है विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये चार रेज जो है हमारे अर्थ सरफेस पे पहुंचते हैं। अब क्वेश्चन है कि ये तीन नहीं पहुंचता है तो वो कहां जाता है, क्यों नहीं पहुंचता है? उसका कारण है हमारे अर्थ के ऊपर सरफेस में, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में या उससे भी बाहर बहुत सारे शील्ड्स बने होते हैं जो अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं आउटर स्पेस से या सन से आने वाली हार्मफुल रेज को। हार्मफुल मतलब हाई एनर्जी रेज। अगर ये गामा रेज, एक्स रेज डायरेक्टली हमें इंसिडेंट होने लगे हमारे बॉडी पे तो दैट विल हैव लीथल इफेक्ट। वो जो है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ जो है उसको थ्रेट क्रिएट करेगा। ये गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, ये लोग डायरेक्टली हम इनको एक्सपोज नहीं हो सकते हैं प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए। आप देखते हो कि एक्सरेज आप जाते हो, एक सेकंड के लिए आपके ऊपर एक्सरे मशीन से एक्सरे छोड़ी जाती है, तब भी आपको बोला जाता है कि अननेसेसरी एक्सरे मत कराओ, दैट इज हार्मफुल टू योर बॉडी। तो आप सोच लो कि अगर ये सारे एक्सरेज सन के आपको डायरेक्ट मिलने लगे, आपके इंसिडेंट करने लगे बॉडी पे फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड टाइम, तो क्या होगा आपकी स्थिति? तो देयर विल बी कंप्लीट वैनिशिंग ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ इफ दिस गामा रेज एंड एक्स रेज स्टार्टेड रीचिंग ओवर द अर्थ सरफेस। तो ये गामा रेज, एक्स रेज दोनों क्यों नहीं पहुंचते हैं अर्थ पे? क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर जो मैग्नेटोस्फेयर is an imaginary sphere over the around the earth surface, over the above the atmosphere of the earth, जो कि बनता है मैग्नेटिक लाइंस की वजह से। जो हमने बात करी थी ना जियोमैग्नेटिज्म, तो ये जो जियोमैग्नेटिज्म के जो मैग्नेटिक लाइंस थे, ये मैग्नेटिक लाइंस जो हैं एक लेयर ऑफ अराउंड द अर्थ एटमॉस्फेयर बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर। ये मैग्नेटोस्फीयर जो है गामा रेज और एक्स रेज को डिफ्लेक्ट कर देता है, राइट? डिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कैसा रहता है ये?
यहां से ऐसे जो है एक मैग्नेटोस्फीयर बना होता है हमारा, राइट, मैग्नेटिक लाइन से बना हुआ मैग्नेटोस्फीयर होता है, और यहां से सन से हमारी जो गामा रेज और एक्स रेज यहां आती हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं ये, एंड इन दैट वे आवर अर्थ इज प्रोटेक्टेड, अर्थ इज शिल्डेड अगेंस्ट दिस एक्स रेज एंड गामा रेज। तो ये गामा रेज और एक्स रेज हमारे अर्थ पे नहीं पहुंच पाते हैं। अब ये अल्ट्रावायलेट रेज क्यों नहीं पहुंचता है? ये हमारे एटमॉस्फेयर में तो इंटर करता है, मगर जो हमारा ओजोनोस्फीयर है, ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, वो ओजोन लेयर इस अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कल ही हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होता है, वो ओजोन जो है कैसे एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेज को, और वहां पे ओजोन का डिसोसिएशन एंड मतलब उसका बनना और उसका खत्म होना लगातार प्रोसेस चलता रहता है, जिसे हम चैपमैन साइकिल बोलते हैं। तो इसमें अल्ट्रावायलेट रेज जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो दिस इज द 3 रेज विच आर नॉट रीचिंग ओवर द अर्थ सरफेस एंड रेस्ट ऑफ द रेज आर रीचिंग ओवर द अर्थ सरफेस। विजिबल वही पैटर्न होता है जो लाइट, हम व्हाइट लाइट जिसे देखते हैं, जो हमारे फोटोसिंथेसिस में काम आता है। इंफ्रारेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फेरिक हीटिंग, जो हमारा टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का है वो इंफ्रारेड की वजह से है। और माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये लोग जो है कम्युनिकेशन एंड अदर पर्पसेस के लिए यूज में आते हैं। तो दिस इज द वेरियस स्पेक्ट्रम ऑफ रेज अंडर द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो रेडिएशन हमारा आता है सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, तो ये लोग यही वेव्स होते हैं और यही रेज होते हैं। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, एटमॉस्फेरिक डिप्लीशन ऑफ इंसुलेशन। मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है और अर्थ के सरफेस तक जाते जाते डिप्लीट हो जाता है, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिड्यूस्ड हो जाती है, राइट। तो इसके मेनली कुछ प्रोसेसेस होते हैं, मेनली 4 प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। दूसरा होता है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग। तीसरा होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। और चौथा होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। तो ये 4 फेनोमेना होता है, मैकेनिज्म्स होते हैं जिसकी वजह से देयर इज an atmospheric depletion of the incoming solar radiation. Absorption, scattering, diffusion and reflection. जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होते हैं, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं तो जो हमारे क्लाउड्स एंड वाटर वेपर्स हैं, ये कुछ पार्ट ऑफ द इंसुलेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। अराउंड 14% को ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय whom? It is being absorbed by the clouds, water vapors. They are absorbing certain amount of insolation, certain amount of energy. फिर हमारा आता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग और डिफ्यूजन जो है वो जनरली पार्टिकल्स द्वारा किया जाता है। पार्टिकल्स कौन से? जो सस्पेंडेड होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो टाइनी पार्टिकल्स एंड एरोसोल्स जो होते हैं, विच आर सस्पेंडेड इन आवर एटमॉस्फेयर, particularly the troposphere, they are causing the scattering and diffusion of light, scattering and diffusion of insolation. अब scattering कब होता है और diffusion कब होता है? सपोज मान लो इनकमिंग सोलर रेडिएशन का कुछ वेवलेंथ है, वो आ रहा है, बीच में उसे मिल गया एक पार्टिकल। अगर इस पार्टिकल की डायमीटर इसके वेवलेंथ से छोटी होगी, इस पार्टिकल की डायमीटर अगर इस इनकमिंग सोलर रेडिएशन के वेवलेंथ से छोटी होगी और ये इसके पाथ में अगर आता है, तो देयर विल बी द स्कैटरिंग ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन को वो स्कैटर कर देगा, राइट। और स्कैटर करने की वजह से अर्थ सरफेस पे वो पूरी तरह से रेडिएशन नहीं पहुंच पाएगा, राइट। देयर इज अ स्कैटरिंग ऑफ द रेडिएशन बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकल्स, and those particles scatters whose diameter is less than the wavelength of the incoming solar radiation. और अगर कोई ऐसा पार्टिकल बड़ा हो गया जिसका कि डायमीटर इसका वेवलेंथ से बड़ा है, अगर पार्टिकल का डायमीटर इनकमिंग सोलर रेडिएशन के वेवलेंथ से बड़ा है, तो उस कंडीशन में डिफ्यूजन हो जाएगा। तो इन दैट कंडीशन डिफ्यूजन एंड इन दिस कंडीशन स्कैटरिंग। तो इस तरह से स्कैटरिंग और डिफ्यूजन हमारे एटमॉस्फेयर में, पर्टिकुलरली द लोअर ट्रोपोस्फेयर में चलता रहता है। और इसकी वजह से जो अर्थ के सरफेस पे पहुंचना चाहिए इनकमिंग सोलर रेडिएशन, वो नहीं पहुंचता है, डिप्लीटेड फॉर्म में पहुंचता है, एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, राइट। और जो चौथा होता है वो होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब कि वापस भेज दिया,
रिफ्लेक्ट बैक। तो रिफ्लेक्शन जो है ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक डिप्लेशन है, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक डिप्लेशन है। इसकी वजह से 35% ऑफ द इंसोलेशन जो है डिप्लीट हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 35% ऑफ इंसोलेशन जो होता है, जो अर्थ पे पहुंचना चाहिए था सरफेस पे, लेकिन वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो क्लाउड्स हैं या जो ये पार्टिकल्स हैं, इनकी वजह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो ये पार्टिकल्स जो हैं, एरोसोल्स, टाइनी पार्टिकल्स या जो क्लाउड्स होते हैं, ये लोग रिफ्लेक्ट बैक भी करते हैं और इस रिफ्लेक्टेड बैक को बोलते हैं हम अल्बीडो। अल्बीडो जो होता है वो होता है द परसेंटेज ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक बाय एनी पर्टिकुलर मैकेनिज्म, बाय एनी पर्टिकुलर पार्टिकल और क्लाउड्स इज कॉल्ड द अल्बीडो ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस। तो किसी भी सरफेस पे जब भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन टकरा के और रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, तो जितना परसेंट ऑफ द रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक होता है, इसको बोलते हैं अल्बीडो। अल्बीडो मतलब कि सपोज मान लो कि एक डार्क पार्टिकल है और एक लाइट पार्टिकल है, यहां पे रेडिएशन आ रहा है और यहां भी आ रहा है। यहां पे जो है 80% रिसीव हो जा रहा है, 20% रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। यहां पे 60% रिसीव हो रहा है, 40% रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो ये जो लाइट पार्टिकल है, इसकी अल्बीडो ज्यादा कहलाएगी, क्योंकि ये 40% ऑफ द इंसोलेशन जो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है, मात्र 60% एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो डार्क पार्टिकल है, इसकी अल्बीडो कम होगी, इसकी अल्बीडो 20 कहलाएगी, क्योंकि ये मात्र 20% को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है और बचे 80% को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दिस इज कॉल्ड एल्बिडो। एल्बिडो का कंसेप्ट आपको क्लाइमेटोलॉजी में अक्सर मिलेगा कि इसका एल्बिडो ज्यादा होता है, उसका एल्बिडो कम होता है, आपको ध्यान रखना है। इट्स ओके। तो ये हमारा 4 जो है प्रोसेसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक डिप्लीशन ऑफ इंसोलेशन हैं। अब हम आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। अब ये इंसोलेशन जो होता है हमारे अर्थ सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। इक्वेटर पे ज्यादा इंसोलेशन होता है, पोल्स पे कम होते हैं। तो आखिर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन होता है, और क्या पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दोनों चीज हमें इसके अंदर देखना है। जो भी हमारा इंसोलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किन किन कारणों से और कैसे होता है, पैटर्न एंड फैक्टर। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन ओवर अर्थ पे देखेंगे तो सबसे पहले एक देखेंगे फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन ओवर अर्थ, और दूसरा हम देखेंगे इसके अंदर पैटर्न कि चलो अनइवन तो हमने मान लिया, लेकिन उसकी पैटर्न कैसी है, कहां पे कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पैटर्न्स और फैक्टर्स दो चीज हमें देखना है। अब फैक्टर्स में जो सबसे मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंसोलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अर्थ पे अनइवनली, उसमें सबसे पहला होता है एंगल ऑफ सनरेज। एंगल ऑफ सनरेज। अब सन रेज जो होती है उसका एंगल क्या कहलाता है। सपोज ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है। ओके, अर्थ पे एक टेंजेंट लाइन जो है आप ड्रॉ कर लो ऐसे, और जो सन रेज हमारा अर्थ पे पहुंच रहा है तो यहां भी पहुंच रहा है, यहां भी पहुंच रहा है, यहां भी पहुंच रहा है, यहां भी पहुंच रहा है। अब इस टेंजेंट लाइन से कितना एंगल इस सन रेज का बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ सनरेज। तो फ्रॉम अ टेंजेंट टू द अर्थ सरफेस, अ लाइन टेंजेंट टू द अर्थ सरफेस, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द सन रेज, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ सनरेज। एंड दिस एंगल ऑफ सनरेज इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट पोल। इक्वेटर पे ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है, जिसे हम बोलते हैं 90 डिग्री ऑलमोस्ट। वैसे तो ये चेंज होता है सीजन के साथ, क्योंकि हमारा सन जो है वो इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में साल भर में एक बार घूमता है। तो ऐसे ये चेंज होते रहते हैं। तो वो टेम्परेचर जो है, वो इंसोलेशन जो है टाइम के साथ चेंज होता है। वैसे इन जनरल हम माने कि सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होता है और पोल पे स्लैंटिंग होते जाता है, सन रेज स्लैंट होते जाते हैं, राइट। और जो इक्वेटर पे होता है वर्टिकल होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो इंसोलेशन होता है वो चेंज होते रहता है जगह जगह पे। तो इसलिए जो एंगल ऑफ सनरेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसोलेशन होता है, यानी कि एंगल ऑफ सनरेज जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा इंसोलेशन ज्यादा होगा। मैक्सिमम एंगल ऑफ सनरेज किस पे बनता है, इक्वेटर पे बनता है 90 डिग्री। तो इसलिए हमारा इंसोलेशन मैक्सिमम इक्वेटर पे होता है। पोल पे मिनिमम होता है, इसलिए पोल पे जो है हमारा इंसोलेशन भी मिनिमम होता है।
अब एक्चुअली अगर आप एक्चुअल में देखोगे कि क्यों ये एंगल ऑफ सनरेज से ये डिफरेंस आ रहा है, अगर मैं एक्चुअल में आपको बताऊं तो उसका दो कारण है। एक तो कि एंगल जितना बढ़ाओगे तो रेज स्लैंट होंगे क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो कर्व्ड है, राइट। अर्थ स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड है। तो जितने स्लैंट होंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा फॉर ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंसोलेशन। तो इंसोलेशन होता क्या है, एनर्जी पर एरिया, यही होता है, पर टाइम, ऐसे ही बोलते हैं ना। अब ये एरिया बढ़ता चला जाएगा जैसे ही रेज स्लैंटिंग होगी। तो यहां जो है पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो यहां पर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पे सेम इंसोलेशन जाएगा, सेम रेडिएशन जाएगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पूरे अर्थ सरफेस पे वो क्या होगा, कम हो जाएगा एनर्जी का, जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे। तो सबसे पहले तो स्लैंटिंग हो जाता है जिसके कारण से पोल की तरफ जाने से हमारा इंसोलेशन घटता है। और दूसरा कारण होता है पाथ, जो पाथ वो ट्रेवल करके इंसोलेशन जाएगा वो लॉन्ग होता जाएगा जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे। और इक्वेटर के पास ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है फॉलो करके आ रहा है। तो पाथ को आप लंबा करोगे तो एटमॉस्फेरिक डिप्लीशन भी लंबा होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आप बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस ट्रेवल करके और आप जाके पहुंच रहे हो, तो पूरे एटमॉस्फेयर के जो क्लाउड्स हैं और जो पार्टिकल्स हैं, टिनी पार्टिकल्स हैं, एरोसोल्स हैं, वो जो है ज्यादा एटमॉस्फेरिक डिप्लीशन करेंगे इंसोलेशन का। तो जो सरफेस पे पहुंचेगा वो कम पहुंचेगा। So as we go from equator to pole, the atmospheric depletion of insolation also increases. That this is the reason that due to the angle of sun rays, the atmospheric depletion, the insolation received is lesser as we go from the equator towards the pole. तो ये दो कारण होता है, स्लैंटिंग और आपका एटमॉस्फेरिक डिप्लेशन, इन दोनों कारण से होता है। तो एंगल ऑफ सन रेज आप समझ गए। दूसरा जो कारण होता है वो ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन यानी कि सूर्य की जो रोशनी कितने देर तक दिन में आपको मिलती है, राइट। गर्मियों में ये ड्यूरेशन ज्यादा होता है सनशाइन की, विंटर्स में कम होता है। तो ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन की वजह से जनरली टेम्पोरल ये होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इंपैक्टेड होता है, क्योंकि टाइम के साथ जो है ना किसी भी जगह पे चेंज होता रहता है इंसोलेशन। तो ये इसकी वजह से चेंज होता है, ड्यूरेशन की वजह से। जैसे कि आप अगर इनकेस समर सीजन में होंगे तो आपका जो ड्यूरेशन ऑफ डे होगा वो ज्यादा होगा, ड्यूरेशन ऑफ नाइट कम होगी, तो इंसोलेशन जो है वो ज्यादा होगा। विंटर टाइम में हमारा इंसोलेशन घट जाता है ड्यूरेशन की वजह से, तो इसी की वजह से जो है टेम्परेचर डाउन और टेम्परेचर अप होता है समर और विंटर में। तो ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन इज द अनदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। ये हो गया। तीसरा होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच जो डिस्टेंस होता है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है इंसोलेशन के लिए। एक्चुअली में ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कम, एक्चुअली पूरा हमारे अर्थ रिसीव ही कम या ज्यादा करता है। ये एक्चुअली हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारे अर्थ के सरफेस के अलग अलग जगह पे अलग अलग इंसोलेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, बट पूरे अर्थ पे एज ए होल जो है, जो इंसोलेशन रिसीव करता है अर्थ, उसमें अंतर आ जाता है इस डिस्टेंस की वजह से। देखो मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में डिस्कस, या थर्ड क्लास में जिसमें हमने मोशन ऑफ अर्थ डिस्कस किया था, तो उसमें हमने बात करी थी कि अर्थ जब रिवॉल्व करता है सन के अराउंड तो दो पोजीशंस की बात करी थी, पेरीहेलियन पोजीशन और अफेलियन। पेरीहेलियन वो पोजीशन होता है जिस टाइम जो हमारा अर्थ होता है सन के सबसे पास होता है, सबसे नजदीक होता है, और ये जो पोजीशन होता है समवेयर अराउंड 4 जनवरी को ये ऐसा पोजीशन बनता है। और अफेलियन होता है जब हमारा अर्थ जो है सन से सबसे दूर होता है, और ये अराउंड कब होता है, 3 जुलाई को। तो ये 4 जनवरी और 3 जुलाई ये जो दो डेट्स हैं ये हमारे पेरीहेलियन पोजीशन और अफेलियन पोजीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पेरीहेलियन पोजीशन और अफेलियन पोजीशन में हमारा जो डिस्टेंस होता है सन से वो डिफर कर जाता है, और वो डिफर करने की वजह से जो हमारा इंसोलेशन होता है जो अर्थ रिसीव करता है उसमें भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है, मगर ये चेंज बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता है। दिस चेंज अकाउंट्स फॉर ओनली 7%।
यानी कि जब सन सबसे पास होगा अर्थ से, जिसे हम पेरीहेलियन बोलते हैं, तो उस समय जो हमारी इंसोलेशन होगी, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, और सन जब सबसे दूर होगा, जिसे हम अफेलियन बोलते हैं, उस समय जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी पूरे अर्थ को जो रिसीव होती है, इन दोनों के बीच में केवल 7% का डिफरेंस होता है. सो दिस इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, बट स्टिल वी कंसीडर इन टर्म्स ऑफ आवर एकेडमिक स्टडी. तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सन एंड अर्थ. इसी तरह से एक चौथा होता है सन स्पॉट साइकिल. सन स्पॉट साइकिल ये भी इंपैक्ट करता है कि अर्थ को कितना मिलेगा इंसोलेशन. सन स्पॉट साइकिल, ये सन स्पॉट साइकिल क्या होता है कि सन के ऊपर राइट पीरियोडिकली पर्टिकुलरली 11 साल का पीरियड होता है, साइकिल होता है, जिसमें कि सन के सरफेस के ऊपर वोल्केनिक इरप्शंस बहुत तेज हो जाते हैं. और ये बहुत तेज हो जाता है तो इसके वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस डेंस हो जाते हैं उनके, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेंस होने की वजह से जो सन जो है हाई इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी रिलीज करता है. जो एनर्जी रिलीज करता है, इमिट करता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है. एंड दिस इज कॉल्ड द वैक्सिंग फेज ऑफ सन स्पॉट एक्टिविटी. वैक्सिंग फेज. और जब ये वोल्केनिक इरप्शंस जो है कम हो जाते हैं तो वो वैनिंग फेज होता है, जिसमें कि इंसोलेशन कम हो जाता है. तो सन स्पॉट साइकिल के साथ साथ भी अर्थ के ऊपर जो इंसोलेशन रिसीव होता है वो अपने वैक्सिंग और वैनिंग फेज में होता है. ड्यूरिंग द वैक्सिंग फेज ऑफ सन स्पॉट साइकिल द इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ विल बी मोर. ड्यूरिंग द वैनिंग फेज ऑफ सन स्पॉट साइकिल द इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ विल बी लिटिल लेस. दिस ऑल्सो इज नॉट वेरी मच सिग्निफिकेंट. ये भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है जब हम वेदर चेंजेस और जब हम अपने क्लाइमेटिक चेंजेस की बात करते हैं, तो ज्यादातर यही लोग होते हैं इसके लिए. और जो लास्ट जो पांचवा फैक्टर है वो हमारा ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर होगा. कौन सा होगा? फिफ्थ, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर. मतलब वही डिप्लीशन वाली जो बात कर रहे हैं. अब एटमॉस्फेयर कहीं पे कितना ट्रांसपेरेंट है, कोई क्लाउड्स नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, तो उतना ज्यादा वहां इंसोलेशन रिसीव होगा. तो फिफ्थ इज द ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी. Transparency of atmosphere is determined by the availability of clouds, dust particles, aerosols above any particular location over the earth surface. तो देखो ये ट्रांसपेरेंसी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन को इंपैक्ट करता है. अब सबसे ज्यादा इंसोलेशन अगर आप देखो तो इक्वेटर पे होनी चाहिए. लॉजिकली तो इक्वेटर पे ही होना चाहिए, क्योंकि इक्वेटर जो है एकदम वर्टिकल है सन रेज से. बट एक्चुअल में सरफेस पे अगर हम इंसोलेशन की बात करेंगे तो 20 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड पे सबसे ज्यादा क्या होता है? इंसोलेशन होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि 20 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में जो एटमॉस्फेयर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है. वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है, वहां पे आपको ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स, एरोसोल्स नहीं मिलेंगे. और उसका कारण क्या होता है कि वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट होता है. आगे हम प्रेशर बेल्ट में ये बात करेंगे. इक्वेटर जो है लो प्रेशर रीजन है. लो प्रेशर मतलब कि वहां पे कि जो एयर होगा वो राइज होगा, वार्म अप होके, और राइज होने की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होगा. क्लाउड फॉर्मेशन क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे इंसोलेशन को, रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे इंसोलेशन को. तो इसकी वजह से आउटर मार्जिन पे ज्यादा इंसोलेशन रिसीव हुआ इक्वेटर के ऊपर, लेकिन फिर भी सरफेस पे कम होगा इन कंपेरिजन टू द ट्रॉपिकल रीजन. तो ये ट्रांसपेरेंसी होता है, जो एक फैक्टर होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन ओवर द अर्थ सरफेस. तो ये आपने देख लिया कि इंसोलेशन के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के. अब हम बात करते हैं पैटर्न की, कि पैटर्न कैसा होता है इसका. तो जब पैटर्न की हम बात करेंगे तो यहां पे दो स्केल में बात करेंगे. पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एक बात करेंगे हम हेमिस्फेरिकल स्केल पे, हेमिस्फेरिकल स्केल, और दूसरा बात करेंगे हम लैटिट्यूडिनल स्केल. हेमिस्फेरिकल मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या डिफरेंस होता है इंसोलेशन रिसीविंग का. इंसोलेशन कौन सा हेमिस्फीयर ज्यादा रिसीव करता है, कौन सा कम करता है. तो देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इंसोलेशन रिसीव्ड होते हैं अर्थ के, वो हमेशा सदर्न हेमिस्फीयर से ज्यादा होते हैं. नॉर्दर्न का ज्यादा होता है सदर्न से. उसका कारण क्या है कि सदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम ओशन है, लैंड कम है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम लैंड है, ओशन कम है. तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो जहां ओशन ज्यादा होगा वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है. इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर में.
तो क्लाउड फॉर्मेशन क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी को घटाता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज हैविंग अ मोर ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर देन द सदर्न हेमिस्फीयर। इट हैज मोर क्लाउडीनेस, इट हैज लेस क्लाउडीनेस सो मोर ट्रांसपेरेंसी, इट हैज मोर क्लाउडीनेस सो लेस ट्रांसपेरेंसी। तो यहां जो एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी वाला जो पांचवा फैक्टर हमने देखा था वो यहां पे प्ले करता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा इंसोलेशन होता है इन कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर। तो दिस इज द हेमिस्फेरिकल स्केल पे। अब हम लैटिट्यूडनल स्केल पे जब भी बात करेंगे, देखो हम जो भी बात कर रहे हैं ना, ये अर्थ के सरफेस पे बात कर रहे हैं कि इंसोलेशन जो है अर्थ के सरफेस पे जो डिफरेंस होता है इसकी बात कर रहे हैं। अब लैटिट्यूडनल स्केल पे बात करेंगे तो हमारा जो पैटर्न है कुछ ऐसा होता है कि इक्वेटर से ट्रॉपिक्स के तरफ बढ़ता है और ट्रॉपिक्स के बाद पोल के तरफ घटता है, राइट। मतलब कि हमारा जो इक्वेटर होगा जो 0 डिग्री है, यहां से ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा इंसोलेशन है, ये 0 डिग्री, ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये हमारा नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड समझ लो। ये 30 डिग्री नॉर्थ है, 60 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री साउथ है, 60 डिग्री साउथ है, 90 डिग्री साउथ है लैटिट्यूड्स। तो आप देखोगे कि और ये जो है वाई एक्सिस पे इंसोलेशन है, इंसोलेशन। अब ये देखोगे तो इक्वेटर से सबसे पहले बढ़ेगा और बढ़ने के बाद मैक्सिमम हो जाएगा 20 to 30 डिग्री के बीच में, और उसके बाद ये पोल तक घटते चला जाएगा। इधर भी इक्वेटर से बढ़ेगा और उसके बाद ये घटते चला जाएगा। एंड देयर इज समथिंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न, मतलब कि इक्वेटर पे जितना होगा उससे जो है आप ट्रॉपिक्स में जाओगे 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड्स में, दोनों साइड नॉर्थ या साउथ में, तो आपका इंसोलेशन रिसीव जो होगा सरफेस पे दैट विल इंक्रीज एंड दैट विल बी मैक्सिमम बिटवीन 30 डिग्री के करीब में लैटिट्यूड्स में, ये मैक्सिमम होगा। और उसके बाद फिर से पोल की तरफ ये घटता चला जाएगा। इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग टिल द पोल। अब क्यों होता है, क्योंकि इक्वेटर पे सबसे वर्टिकल सनरेज होता है तो मैक्सिमम होना चाहिए था इक्वेटर पे, लेकिन इक्वेटर पे एटमॉस्फेरिक डिप्लीशन ज्यादा हो जाता है ट्रांसपेरेंसी की वजह से। ट्रांसपेरेंट कम होता है क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होता है। अब ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ हैं, यहां पे क्या होता है कि आपको हाई प्रेशर बेल्ट है जिसकी वजह से कोई क्लाउडीनेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका डिप्लीशन कम होगा, जिसकी वजह से इंसोलेशन रिसीव जो सरफेस पे होगा वो ज्यादा होगा। और फिर आप इससे आप बाहर जाओगे, पोल की तरफ जाओगे, तो जो एंगल ऑफ सनरेज वाला फैक्टर था वो प्ले करने लगेगा, वो डोमिनेंट हो जाएगा। तो दिस इज द लैटिट्यूडनल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रही है? तो दैट वाज द आवर इंटायर स्टोरी अबाउट द इंसोलेशन, कि इंसोलेशन से रिलेटेड, इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, एटमॉस्फेरिक डिप्लीशन, ये सब हमने देख लिया। अब टॉपिक्स में आप देखो तो हमने इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या होता है ये देख लिया, एटमॉस्फेरिक डिप्लीशन ऑफ इंसोलेशन देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन देख लिया। अब नेक्स्ट जो हमें करना है वो करना है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है? अब आपको जैसे कि पता है कि ये एटमॉस्फेयर जो है वो सोलर एनर्जी की वजह से हीट होता है या कूल डाउन होता है रेडिएशन बैक जाने की वजह से। लेकिन कौन कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं हीटिंग और कूलिंग के, कैसे होता है, क्या क्या मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं? देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट। कैसे हमारा जो ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं अपने एटमॉस्फेयर को हीट करने के लिए, वार्म अप करने के लिए। तो ये आपको यहाँ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर में देखना है। तो आपको इसमें 5-6 मैकेनिज्म्स होते हैं, मैकेनिज्म्स जिसकी वजह से हमारा जो है एटमॉस्फेयर का कुछ जो एटमॉस्फेयर में हम यूटिलाइज करते हैं, इनफैक्ट कह सकते हो आप इनकमिंग सोलर रेडिएशन को। हीटिंग इज जस्ट अ सब पार्ट ऑफ यूटिलाइजेशन। तो सबसे पहला होता है पार्शियल एब्जॉर्प्शन, पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसोलेशन, पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसोलेशन। ये पार्शियल एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ये पार्शियल एब्जॉर्प्शन वही होता है जो क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो आता है, तो ये एक पार्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक डिप्लीशन होता है। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो अर्थ के सरफेस की तरफ आता है तो जो क्लाउड्स होते हैं वो पार्शियली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, 40% ऑफ द इंसोलेशन को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मगर ये पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसोलेशन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फेरिक हीटिंग। इससे किसी भी तरह का एटमॉस्फेरिक हीटिंग नहीं होती है। ये जो एनर्जी क्लाउड्स एब्जॉर्ब करते हैं इसको यूज करते हैं ये थंडर एंड लाइटनिंग में।
थंडर, लाइटनिंग, एक्सपेंशन ऑफ क्लाउड्स, ये सब जो एटमॉस्फेरिक फेनोमेना होता है उसमें ये 14% एनर्जी का यूज किया जाता है। तो दिस इज द पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसोलेशन। दूसरा जो मैकेनिज्म होता है वो होता है कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है? तो हमारा जो अर्थ सरफेस जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव करके वार्म अप हो जाता है, टेम्परेचर इसकी राइज हो जाती है, हीट हो जाता है, तो इस सरफेस के हीटिंग की वजह से जो लोअर लेयर ऑफ एयर होता है, एटमॉस्फेयर का जो सबसे लोएस्ट लेयर होता है जो टच करता है ग्राउंड को, वो धीरे 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 गर्म हो जाता है। इसके गर्म होने की वजह से जो इसके ऊपर वाला लेयर होता है वो धीरे 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 गर्म हो जाता है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द लोएस्ट लेयर ऑफ थिन लेयर ऑफ एयर, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। दिस इज ऑफ कोर्स अ प्रोसेस, अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट और एटमॉस्फेरिक हीटिंग, बट नॉट अ सिग्निफिकेंट मैकेनिज्म। ये बहुत सिग्निफिकेंट मैकेनिज्म नहीं होता है, क्योंकि ये केवल सबसे जो ग्राउंड से टच करने वाला जो थिन लेयर ऑफ एयर है, केवल उसी को हिट कर पाता है। इसके ऊपर वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, क्योंकि दिस इज वेरी स्लो मोड ऑफ ट्रांसफर, बहुत स्लो मोड होता है कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर का। तो इसकी वजह से ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रह जाता है। अब हम अगला बात करते हैं कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन ऑफ एयर। एडवेक्शन ऑफ एयर। देखो, कन्वेक्शन और एडवेक्शन ऑफ एयर क्या होता है? कन्वेक्शन का मतलब होता है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। वर्टिकल मूवमेंट, ऊपर जाना नीचे आना, एयर का ऊपर जाना नीचे आना, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन ऑफ एयर। एडवेक्शन ऑफ एयर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। जो एयर होता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इसकी मूवमेंट दो तरीके की होती है, दो डायरेक्शन होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। जब वो वर्टिकल होगा तो हम बोलेंगे कन्वेक्शन, हॉरिजॉन्टल होगा तो एडवेक्शन। इस एडवेक्शन ऑफ एयर को ही हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, कॉमन नेम, विंड। दिस विंड इज व्हाट? दिस विंड इज जस्ट एडवेक्शन ऑफ एयर, राइट। इस कन्वेक्शन को हम बोलते हैं राइजिंग और सबसिडेंस, राइट। अप ड्राफ्ट, डाउन ड्राफ्ट, कई नाम यूज किया जाता है। राइज ऑफ एयर, फॉल, सिंकिंग ऑफ एयर, राइट। तो कन्वेक्शन, सबसिडेंस, तो इस तरह से यूज करते हैं इसको। राइजिंग ऑफ एयर जब वो ऊपर की तरफ जाता है, तो सिंकिंग ऑफ एयर जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है। एयर जब वार्म अप होता है तो हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है, और लाइट होने की वजह से ये ऊपर जाने लगता है, राइट। दिस इज अपवर्ड कन्वेक्शन। और जब एयर ठंडा हो जाता है तो नीचे आता है, क्योंकि भारी हो जाता है। तो जब नीचे आता है तो उसको बोलते हैं सिंकिंग, और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड कन्वेक्शन। तो अपवर्ड कन्वेक्शन एंड डाउनवर्ड कन्वेक्शन। तो ये कन्वेक्शन और एडवेक्शन जो होता है, ये एटमॉस्फेरिक हीटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारा हीट जो होता है, अर्थ सरफेस, हमारा जो अर्थ सरफेस है, ये क्या करता है कि जो इस लोअर लेयर को हिट करता है, तो इसके हिट करने की वजह से ये ऊपर जाता है, और ऊपर जाके और अपने अगल बगल सराउंडिंग एयर्स को भी हिट करता है। और जो ठंडे वाले होते हैं वो नीचे आते हैं, नीचे से हिट होकर ये भी ऊपर जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारा पूरा एटमॉस्फेयर जो है हीटिंग होती है इस कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से। और दूसरा होता है एडवेक्शन प्रोसेस। एडवेक्शन प्रोसेस मतलब कि ये सपोज वार्म एयर है, ये इधर कोल्ड रीजन में जा रहा है, तो कोल्ड रीजन में जाके यहां के भी सराउंडिंग को इसने वार्म अप कर दिया। ये जो कोल्ड रीजन से हवा जो आ रही है वो वार्म रीजन में आ रही है, तो वो क्या कर रही है कि यहां पे टेम्परेचर को रिड्यूस कर दे रही है। तो टेम्परेचर को बढ़ाना, टेम्परेचर को घटाना, ये एडवेक्शन की वजह से हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर की वजह से बोलते हैं, जिसे हम एयर मास भी बोलते हैं। आगे बात करेंगे एयर मास। एयर मास जो है एक जगह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर दूसरे जगह चला जाता है और वहां के टेम्परेचर को रिड्यूस या इंक्रीज करता है बेस्ड ऑन द डिफरेंस। तो ये होता है एडवेक्शन। द कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन आर इंपॉर्टेंट फेनोमेना, मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक हीटिंग, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडिएशन। रेडिएशन, कंडक्शन समझ गए, कन्वेक्शन समझ गए, रेडिएशन होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रेडिएशन। ये रेडिएशन क्या होता है? अर्थ सरफेस हीटेड है तो अर्थ जो है अब लॉन्ग वेव रेडिएशन इमिट करेगा, राइट। अभी तक क्या था कि हम कन्वेक्शन देख रहे थे कि यहां का हवा गर्म होकर ऊपर जाने लगा, ठंडा हवा नीचे आने लगा और गर्म हो गया, वो कन्वेक्शन था। रेडिएशन में क्या हो रहा है कि कोई भी मास जो है डिस्प्लेस नहीं हो रहा है,
अब ये अर्थ सरफेस जो है किसी भी तरह का यहां पे जो ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स, ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं हो रहा है। पहले गैसियस मैटर का ट्रांसफर होता था कन्वेक्शन में, यहां क्या हो रहा है कि रेडिएशन हो रहा है, केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और ये जो वेव्स हैं इनको क्लाउड्स या कोई भी जो ग्रीन हाउस गैस होता है वो ट्रैप कर लेते हैं, और ट्रैप करके अपने सराउंडिंग्स को वार्म अप करते हैं इनकी एनर्जी से। तो दिस इज फेनोमेना इज कॉल्ड रेडिएशनल हीटिंग, रेडिएशनल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। विच रेडिएशन? आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, नॉट इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो आ रहा है सन से निकल के अर्थ पे, ये कहीं से भी एटमॉस्फेरिक हीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है डायरेक्टली। ये अर्थ द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब करके, और लॉन्ग वेव रेडिएशन इमिट करता है, और उस रेडिएशंस को हमारे ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करके क्या करते हैं? पूरे एटमॉस्फेयर को वार्म अप करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ग्रीन हाउस गैस जो है इंपॉर्टेंट होता है एटमॉस्फेरिक हीटिंग के लिए, क्योंकि आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को ये ग्रीन हाउस गैस ही ट्रैप करके और वार्म अप करते हैं। तो दिस इज द फोर्थ प्रोसेस, राइट। नाउ देयर इज अ फिफ्थ प्रोसेस कॉल्ड लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये एक तरह का इनडायरेक्ट हीटिंग थ्रू कन्वेक्शन ही होता है। कन्वेक्शन एडवेक्शन जो है, ये जो कन्वेक्शन होता है वो एटमॉस्फेरिक हीटिंग को दो तरीके से करता है। एक डायरेक्ट, डायरेक्ट में क्या होता है कि ये गर्म हुआ ऊपर चला गया और ऊपर का ठंडा नीचे आ गया, और ऊपर में जाके वो अपने अगल बगल वाले सराउंडिंग्स को शेयर कर रहा है हीट, तो ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट जो होता है वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के थ्रू होता है। वो कैसे होता है कि जो वाटर वेपर होती है, वो जो पानी जो है वेपराइज होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो जब भी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में, तो वो एनर्जी जो है वो लेता है, राइट। इट एक्सट्रैक्ट्स द एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। अब ये जब ऊपर जाके ठंडा होके कंडेंसेशन होगा उस वाटर वेपर का, तो इट रिलीजेस द एनर्जी, द सेम एनर्जी दैट इट टुक ओवर द ग्राउंड व्हाइल इवेपोरेटिंग। इवेपोरेशन के टाइम में जो एनर्जी इसने ली थी अर्थ के सरफेस से, राइट, वो एनर्जी कंडेंसेशन के टाइम में वो रिलीज करेगा इन द अपर एयर लेयर। अपर जो लेयर होता है एयर का, एटमॉस्फेयर का, ट्रोपोस्फेयर का, उस ट्रोपोस्फेयर में जाके वो कंडेंसेशन होके रिलीज कर देगा, और उसके रिलीजिंग की वजह से एटमॉस्फेरिक हीटिंग होगी। तो दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये पांचवा मैकेनिज्म होता है एटमॉस्फेरिक हीटिंग का। और एक छठा मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक हीटिंग एंड कूलिंग। एडियाबेटिक हीटिंग एंड कूलिंग ड्यू टू कंप्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, सॉरी। जो सिक्स्थ मैकेनिज्म होता है, सिक्स्थ मैकेनिज्म वो होता है एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, राइट। ये कंप्रेशन ऑफ व्हाट? ऑफ एयर, ऑफ एयर कॉलम, ऑफ एयर कॉलम, राइट। ये एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर कॉलम होता है। देखो ग्राउंड पे जो है एयर प्रेशर ज्यादा है, तो जो एयर कॉलम है इसका जो है साइज ऐसा होगा। Why? Because there is huge air pressure on this air column, right? अब इसके अंदर जो मोलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, दे आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द मोलिक्यूल्स एंड एटम्स विद इन दिस एयर कॉलम देयर इज सर्टेन हीट विच इज कॉल्ड द इंटरनल हीट ऑफ दिस एयर कॉलम। इंटरनल हीट होता है एयर कॉलम का, जो कैसे जनरेट होता है? तो मोलिकुलर कोलिजन की वजह से, मोलिकुलर कोलिजन की वजह से फ्रिक्शनल हीट जनरेट होता है। और ये जो फ्रिक्शनल हीट जनरेट होता है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ये मोलिकुलर फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट होता है वो इसका इंटरनल हीट कहलाता है। अब ये एयर मोलिक्यूल सपोज ऊपर जाने लगे, इफ दिस एयर मोलिक्यूल्स स्टार्ट राइजिंग, what will happen? There will be the expansion of this air molecule. ये एयर मोलिक्यूल एक्सपैंड करेगा, राइट, एयर सॉरी कॉलम एक्सपैंड करेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में जाने से प्रेशर कम हो रहा है। अब इसके ऊपर जो प्रेशर इसको लग रहा था वो प्रेशर अब इसको कम हो गया, तो इसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी।
अब ये वॉल्यूम बढ़ेगी तो जो मॉलिक्यूल्स थे अब इनको बहुत ज्यादा स्पेस मिल गया मूव करने के लिए। अब ये मूव कर रहे हैं और इनके बीच का जो कोलिजन था वो कम हो गया। यहां पे स्पेस कम था, मॉलिक्यूल्स मूव करके एक दूसरे से टकरा रहे थे, ऊपर गए स्पेस बढ़ गया तो इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन विल रिड्यूस। इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन रिड्यूस होगा तो जो इंटरनल एनर्जी जो जनरेट होती थी यहां पे उससे कम एनर्जी जनरेट होगी। ऑफ कोर्स कम होगी क्योंकि कोलिजन कम हो गया तो फ्रिक्शनल एनर्जी का जनरेशन कम हो जाएगा। तो इस एयर कॉलम का जो टेम्परेचर होगा वो घट जाएगा ऊपर जाने की वजह से। और ऊपर जाने की वजह से क्यों घट रहा है? क्योंकि एक्सपेंशन इसका हो जा रहा है। एक्सपेंशन हो जा रहा है तो मोलिकुलर कोलिजन का इंटेंसिटी कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से जनरेशन ऑफ इंटरनल हीट कम हो जा रहा है और इससे इसका टेम्परेचर कम हो जा रहा है। अब इस एयर कॉलम को हमने बाहर से न कोई हीट दिया न हीट लिया, राइट? न कोई बाहर से हीट दिया ना हीट लिया। तो जब बाहर से आप हीट नहीं देते हो और हीट नहीं लेते हो तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मींस, आप अगर थोड़ी सी केमिस्ट्री याद होगा आपको, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, कि एक एडियाबेटिक हीटिंग एंड कूलिंग होती है। एडियाबेटिक हीटिंग एंड कूलिंग मींस कि द हीटिंग और राइज ऑफ टेम्परेचर और रिडक्शन इन द टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर विदाउट अप्लाइंग और एक्सट्रैक्टिंग हीट, मतलब विदाउट गिविंग और टेकिंग हीट। हीट के बीच में कोई हम बाहर से अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए एडियाबेटिक इसको बोलते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक कूलिंग। और ये अगर नीचे आने लगेगा तो उल्टा होने लगेगा, जो बड़ा था वो छोटा होने लगेगा, मतलब इसको कंप्रेशन होने लगेगा। ये नीचे आएगा तो प्रेशर की वजह से ये कंप्रेस्ड हो जाएगा, क्योंकि नीचे में जितना आओगे एयर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। एयर प्रेशर क्या होता है? आपके ऊपर जितना एयर है उसका मास, यही एयर प्रेशर है। तो जो ऊपर का मास होगा वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसका एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इसका जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा। तो वॉल्यूम के घटने की वजह से जो इसका कोलिजन था, जो यहां पे कम था मोलिकुलर कोलिजन, यहां पे इंटेंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू फ्रिक्शनल एनर्जी, और इसकी इंटरनल हीट जनरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो दिस डाउनफॉल ऑफ एयर कॉलम एंड हीटिंग इज कॉल्ड एडियाबेटिक हीटिंग। दिस इज एडियाबेटिक कूलिंग, दिस इज एडियाबेटिक हीटिंग। या इसको बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन की वजह से कूलिंग एंड हीटिंग होती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबेटिक हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एयर कॉलम। तो ये भी एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एयर कॉलम्स जो है हीटेड और कूल्ड डाउन होते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया। अब ये एयर कॉलम भी तो एटमॉस्फेयर का ही तो पार्ट है, ये भी तो एक पार्ट बना रहा है एटमॉस्फेयर का। ये ऊपर जाके ठंडा हो गया, ऊपर जाके ठंडा हो गया तो एटमॉस्फेयर ठंडा होगा ऊपर में जाके। तो कोई भी जब हम ऊपर में जाते हैं तो हमेशा ठंडा होता है नीचे के कंपैरिजन में, वो इसी कारण होता है क्योंकि ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है। जो ऊपर के हवा होते हैं उनका जो है कॉलम, उनकी वॉल्यूम ज्यादा होती है तो मोलिकुलर कोलिजन कम होता है, तो उनकी इंटरनल हीट कम होती है, नीचे में इंटरनल हीट ज्यादा होता है। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर कॉलम, रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये फिफ्थ मैकेनिज्म, सिक्स्थ मैकेनिज्म होता है। तो दिस आर द 6 मैकेनिज्म्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा टेम्परेचर। अब हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर हो गया, सॉरी। अब एक टॉपिक जो हमारे पास बचा है वो हीट बजट और लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस है। ये हीट बजट क्या होता है और लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस क्या होता है? हीट बजट ऑफ द प्लेनेट अर्थ। ये हीट बजट क्या होती है? बजट क्या होता है? बजट आप भी जानते हो, इकोनॉमी में भी बजट पढ़े हो। बजट का मतलब होता है कि आपके पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, इन दोनों के बीच के बैलेंस को हम बजट बोलते हैं। बैलेंस ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग। जब हम इकोनॉमी में बजट की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बजट की बात करते हैं कि कितना रेवेन्यू हम अर्न कर रहे हैं और कितना एक्सपेंडिचर जो है हम कर रहे हैं, खर्चा और आय का, तो वही बजट होता है। तो उसी तरह से हमारे अर्थ एज ए प्लैनेट अर्थ, मतलब पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं हम, किसी पर्टिकुलर लोकेशन की नहीं, उस पर कितना इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रहा है और कितना रेडिएशन अर्थ जो है रेडिएट बैक कर दे रहा है, वापस भेज दे रहा है पूरा, इसी के बीच को हम बोलते हैं हीट बजट। और ये पूरी तरह से एक बैलेंस्ड बजट होता है। बैलेंस्ड बजट मतलब कि अर्थ जितना इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव करता है उतना ही वो रेडिएट बैक भी करता है। मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज इक्वल टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो आउटगोइंग रेडिएशन और इनकमिंग रेडिएशन जो है वो बराबर होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल। मगर ये जो
वापस भेजता है अर्थ रेडिएशन बैक टू द स्पेस, ये किस टाइम लैग के बाद भेजता है, इसको यूटिलाइज करता है, थोड़ा सा उसको यूज करता है एनर्जी को, और फिर वापस भेज देता है। तो वो जो टाइम लैग बीच में होता है इनकमिंग और आउटगोइंग के बीच में, वही टाइम लैग की वजह से पूरे जियो बायोकेमिकल जो साइकिल्स हमारे अर्थ पे होते हैं वो चलते हैं। तो दिस जियो बायोकेमिकल साइकिल्स ओवर द अर्थ इज ड्यू टू द टाइम लैग बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग। अब हमें देखना है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो आता है वो कैसे और किस फॉर्म में वापस हम भेजते हैं, राइट। ऐसा नहीं होता है कि सारा इंसोलेशन आया और तुरंत वापस चला गया, उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म से वापस जाते हैं। तो हमें बस यही देखने हैं इसमें कि कौन कौन से मैकेनिज्म से हम वापस रेडिएशन को स्पेस में भेजते हैं। इनकमिंग तो हमें पता है कि हाँ आ रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में अंदर आ गया, अर्थ के सरफेस पे पहुंच गया। अब यहां से वो कैसे वापस जाएगा, किन किन मैकेनिज्म से वापस जाएगा, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड अंडर द हीट बजट ऑफ द प्लैनेट। तो हीट बजट ऑफ द प्लैनेट में देखना ध्यान से, थोड़ा सा इसमें परसेंटेज देखना है कि कितना परसेंटेज जो है किस प्रोसेस द्वारा आता है और किस प्रोसेस द्वारा जाता है। अब ये हमारा अर्थ सरफेस है, राइट, ये हमारा सन है। यहां से जो एनर्जी आ रही है, सपोज मान लो ये 100 यूनिट एनर्जी है, 100 यूनिट, 100 इसलिए लिया कि हम परसेंटेज में समझाते रहेंगे, 30 मतलब 30%, 40 मतलब 40%, राइट। 100 यूनिट ये हुआ, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है अर्थ का। आउटर सरफेस पे वी रिसीव्ड 100 यूनिट्स। इस 100 यूनिट में से 35 यूनिट्स जो हैं, 35 यूनिट्स वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक, मतलब दे डू नॉट रीच ओवर द अर्थ सरफेस, राइट। दे आर नॉट यूज्ड एट ऑल, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव इटसेल्फ, यानी कि ये आए, यहां से टकराए, वापस चले गए। इन द सेम वे कोई लॉन्ग वेव या रेडिएशन के फॉर्म में नहीं जा रहे हैं, ये जिस फॉर्म में आए थे उसी फॉर्म में वापस हो गए। 35 यूनिट्स जिनको हम बोलते हैं एल्बिडो, मतलब अर्थ का ओवरऑल जो एल्बिडो होता है वो 35% होता है, यानी पूरा अर्थ जो है जितना एनर्जी अर्थ के पास आती है इन द फॉर्म ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, उसका 35% जो है वापस उसी फॉर्म में चली जाती है, राइट। वी आर लेफ्ट विथ ओनली 65% ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैट वी एक्चुअली यूज इन आवर एटमॉस्फेयर। केवल हम उस 65% को ही यूज कर पाते हैं अपने एटमॉस्फेयर में डिफरेंट फेनोमेनन को चलाने के लिए। तो ये जो 35% और 35 यूनिट ऑफ 100 यूनिट इज 35%, वो कैसे कैसे जाती है? तो इसमें से 27% जो है क्लाउड्स जो होते हैं, वो क्लाउड्स का जो अपर पार्ट होता है, जैसे क्लाउड्स ये हुआ, तो इसका जो ये अपर पार्ट है यही रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, वापस भेज देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है क्लाउड्स का अपर पार्ट। तो 27% यानी 27 यूनिट्स जो होती है उसको क्लाउड्स वापस भेज देते हैं, राइट। इसमें से जो 6% होता है, मतलब 6 यूनिट्स जो है वो जो है सॉलिड या लिक्विड एरोसोल, सॉलिड पार्टिकल्स या एरोसोल्स जो सस्पेंडेड होते हैं एटमॉस्फेयर में, एयर में, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, इनसे टकरा के 6% वापस चला जाता है, 6% पूरे इनकमिंग सोलर रेडिएशन का, यानी 6 यूनिट। तो 2733 हो गया। अब 2 यूनिट जो होता है, जिसको 2% ऑफ टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोल सकते हो, ये अर्थ के सरफेस पे तो पहुंचता है, मगर आइस कैप्स या ये सब जो भी हैं, इनसे टकरा के उसी फॉर्म में चला जाता है, राइट। तो रिफ्लेक्टेड बाय आइस कैप्स, रिफ्लेक्टेड बाय आइस कैप्स, जो हमारे स्नो कैप्स, आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स जो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, ये सब क्या करते हैं? एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि ये लाइट कलर के होते हैं। लाइट कलर सरफेस एब्जॉर्ब्स लिटिल बिट ऑफ इंसोलेशन, डार्क कलर सरफेस एब्जॉर्ब्स मोर। तो ये जो लाइट कलर के होते हैं, एकदम चमकीले, एकदम व्हाइट कलर के, ये लोग 2% ऑफ इंसोलेशन को उसी तरह रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं जो उनके पास आता है। तो पूरा अर्थ का 2% जो है वो आइस कैप्स द्वारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, 6% जो है सॉलिड पार्टिकल्स, एरोसोल जो एयर में सस्पेंडेड होते हैं उसकी वजह से हो जाता है, और 27% किसकी वजह से होता है? क्लाउड्स की वजह से होता है। तो इस तरह से 27, 6, 33, 2, 35% हमारा वापस चला जाता है।
अब जो हमारा 65% जो हमको अपने एटमॉस्फेयर में अपने काम का मिलता है, इसका 14% जो है 14% ये हमारा वाटर वेपर एंड क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 14% को ये लोग अर्थ के सरफेस पे नहीं आने देते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर में ही जो हमारे क्लाउड्स हैं, जो 27% को तो वापस ही भेज देते हैं, 14% को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, 14 यूनिट को। लेकिन ये 14% जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेरिक हीटिंग में काम नहीं आता है, लेकिन बाकी प्रोसेसेस जैसे थंडर एंड लाइटनिंग होता है, थंडर स्टॉर्म्स होता है, इन सब में इस 14% एनर्जी को क्लाउड्स यूज करते हैं। क्लाउड्स, इससे एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन की वजह से थंडरिंग होता है। तो ये सारी चीजें ये 14% एनर्जी की वजह से होता है। तो दिस इज द 14% दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द क्लाउड्स थ्रू पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसोलेशन। जो हमने पार्शियल एब्जॉर्प्शन की बात करी थी ना इंसोलेशन की, कि क्या पार्शियल एब्जॉर्प्शन होता है, तो यही रहता है जो क्लाउड्स जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं 14%। और ये जो 35% था ये एल्बिडो था, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। अब 65% जो बचा था, इसमें से आपने 14% को तो यहां क्लाउड ले लिया। अब ये अर्थ पे एक्चुअली बचते हैं हमारे पास 51 यूनिट्स। अब ये 51 यूनिट्स हमारे अर्थ पे बच गए। 51 यूनिट्स आर एक्चुअली रिसीव्ड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ। अर्थ जो है एब्जॉर्ब कर लिया इस 51 यूनिट को, और एब्जॉर्ब करके अर्थ जो है हीट हो गया। अब हीट होने के बाद अर्थ क्या करेगा, इस 51% में से 17% को वापस भेजेगा इन टर्म्स ऑफ आउट गोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये 17% जो होते हैं वो 17% है जो जिनको ग्रीन हाउस गैस ट्रैप नहीं कर पा रही है। ग्रीन हाउस गैस कुड नॉट ट्रैप द 17% ऑफ द टोटल इंसोलेशन। 51 में से 17 यूनिट जो है ये वापस चले जा रहे हैं। अर्थ जो है इनको लॉन्ग वेव के फॉर्म में भेज रही है, लेकिन इसको ग्रीन हाउस गैस ट्रैप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये एटमॉस्फेरिक हीटिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब एटमॉस्फेरिक हीटिंग में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, बचा हुआ बेचारा 34 यूनिट। अब हमारे पास 34 यूनिट्स ऐसे हैं जिनको अर्थ जो है रेडिएट कर रहा है, इमिट कर रहा है, और इसको हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इनको ट्रैप कर रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म से ये जा रहे हैं। तो ये जो है 34 यूनिट्स हमारे, अब ये किस तरीके से ये यूटिलाइज होंगे हमारे, ये देखना आप किस तरीके से ये 34 यूनिट्स यूटिलाइज होंगे। अब ये 34 यूनिट्स यूटिलाइज होगा, जिसमें से 19 यूनिट्स जो है वो होंगे आपको लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन के तौर पे। इवेपोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि इस 34 यूनिट्स का जो 19 यूनिट्स होगा वो यूज होगा इवेपोरेशन के टाइम में। जो पानी जो होती है इवेपोरेट होकर वेपर बनेगी, तो जो एनर्जी वो लेती है वो इस 19 यूनिट्स एनर्जी जो है उसको यहां से मिलेगा, राइट। ये 19 यूनिट्स एनर्जी जो होगा 34 का, ये लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन में यूज होगा। जो आगे जब कंडेंसेशन होगा तो वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन में रिलीज करेगी, और फिर वो एनर्जी बाहर चली जाएगी, ठीक। तो ये 19% ये हो गया। उसके बाद ये 19% आगे जाके क्लाउड्स बनेगा। क्लाउड्स बन के ये 14% ऑलरेडी क्लाउड्स के पास है, और जब क्लाउड्स बनेगा यानी कंडेंसेशन होगा, तो रिलीज ऑफ एनर्जी होगा। जो नीचे से सरफेस से एनर्जी लिया था इसने, ये ऊपर जाके रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये 19 और ये 14 दोनों मिलके वापस स्पेस में चले जाएंगे। अब जो 9% है, 9 यूनिट्स जिसको बोल सकते हो, ये जो है कन्वेक्शन के रूप में यूज होता है। कन्वेक्शन मतलब ये एयर कॉलम्स जो हैं यहां से वार्म अप होते हैं और ऊपर जाते हैं, तो ये कन्वेक्शन प्रोसेस होता है, वार्म अप होकर ऊपर जाना। तो ये 9 यूनिट्स जो है इसमें खर्च हो जाएगा अर्थ का, और जो 6 यूनिट्स जो होगा ये खर्च हो जाएगा कंडक्शन में। ये किसमें हो जाएगा, कंडक्शन में। तो जो 34 यूनिट्स जो हमारे अर्थ के हीटिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कैसे होते हैं। अब जैसे अर्थ के हीटिंग का मैकेनिज्म्स जो हमने अभी बात करी थी, तो उसमें 19 यूनिट लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, 9 यूनिट्स कन्वेक्शन, और 6 यूनिट्स कंडेंसेशन बोल रहे हैं, कंडक्शन। तो ये 19, 9 और 6, 19, 15, 34, ये 34 यूनिट जो है पूरा इस तरीके से यूज होगा, और बाद में ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके ये 14% और ये 19%, ये 9%, ये 6% वापस चला जाएगा ऊपर स्पेस में। तो 35 तो पहले ही चला गया था, राइट। इसमें से 17 जो है बाद में अर्थ सरफेस ने इसको ये किया, अब्जॉर्ब किया, उसके बाद वापस भेजा।
तो 35 और 17 ये चला गया पहले, इसके बाद ये 14 जो क्लाउड्स ने इसको रोक रखा था, और इधर से 34 यूनिट्स जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू हैं, ये अपना अर्थ ने इसको यूटिलाइज किया एटमॉस्फेयर ने और वापस भेज दिया। तो आफ्टर ए टाइम लैग द इंटायर 100 यूनिट्स आर रेडिएटेड बैक इनटू द आउटर स्पेस। और इस तरह से इसी को हम बोलते हैं हीट बजट। बजट मतलब कि हमारा बजट बैलेंस हो गया, हमारे पास आया 100 यूनिट्स, कैसे कैसे खर्च किया हमने, वापस भेज दिया। समझ में आ रही बातें? तो इन दिस वे दिस इज द हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ। अब इसी हीट बजट में, ये अभी बैलेंस्ड बजट है, अगर इसमें किसी भी तरह का डिसबैलेंस अगर आ जाता है, ये जो टाइम लैग होता है, जितने टाइम के बाद हम इसको वापस भेजते हैं सारे को, इसमें अगर थोड़ी लेट हो जाए, ज्यादा देर तक अर्थ जो है यूटिलाइज करने लगे, ज्यादा इसको अपने पास रखने लगे, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक डिसबैलेंस, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अभी जो है सब कुछ बैलेंस है तो सब कुछ सही है, इससे ज्यादा हम जो ग्रीन हाउस गैस एक्सेस इमिट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है कि ये जो 17 यूनिट जो है वापस जा रहा था, इसको भी रोकने की कोशिश कर रहा है। और जब इसको भी ये रोकने की कोशिश करेगा तो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसकी हीटिंग बढ़ जाएगी, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग इज नथिंग बट अ डिसबैलेंस इन दिस हीट बजट ऑफ द अर्थ। यही जो बजट आपने देखा, इसके डिसबैलेंस में क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगा। दिस इज द इंटायर स्टोरी ऑफ द हीट बजट ऑफ द अर्थ। अब नेक्स्ट आते हैं हम लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। ये लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस क्या होता है? ये लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस अब हम अर्थ सरफेस पे बात करेंगे। अभी तक हमने पूरे प्लैनेट ऑफ द अर्थ के बीच में बजट देखा। अब जो अर्थ सरफेस ने रिसीव किया जो एनर्जी, वो अर्थ सरफेस में हर लोकेशन पे सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव नहीं होती है। आपको पता है कि कुछ लोकेशंस होती हैं जहां पे अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिसीव होती है, कुछ लोकेशंस में अमाउंट ऑफ एनर्जी कम रिसीव होती है। और अर्थ का हर सरफेस कुछ ना कुछ एनर्जी रिसीव करता है और कुछ ना कुछ रेडिएट बैक करता है। तो ये लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस क्या होता है कि अभी तक हमने ग्लोबल हीट बैलेंस देखा कि पूरा अर्थ कितना रिसीव किया और कितना वापस भेजा, कैसे भेजा। अब ये जो लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस होगा हमारा, इसमें हम लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि लैटिट्यूड्स में किस रीजन में कितना रिसीव होता है और कितना वापस भेजता है। ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये 37.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 37.5 डिग्री साउथ हो गया, ये 90 डिग्री साउथ हो गया, ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया। अब देखना, ये 37 से लेके 37 तक, नॉर्थ एंड साउथ तक, यहां पे इनकमिंग विल बी मोर देन आउटगोइंग, यानी ये रिसीव ज्यादा करेगा और रेडिएट बैक कम करेगा। यहां इनकमिंग ज्यादा है, आउटगोइंग ज्यादा है। इसकी वजह से इस रीजन का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा हाई रहता है, हायर साइड में रहता है टेम्परेचर। और 37 डिग्री से 90 डिग्री दोनों साइड में इधर क्या होगा, आउटगोइंग इज इक्वल टू इनकमिंग, आउटगोइंग इज इक्वल टू इनकमिंग। मतलब यहां इसको रिसीव कम हो रहा है, ये रेडिएट बैक ज्यादा कर रहा है। तो क्वेश्चन यहां पे बनता है कि जब इसके पास आ ही नहीं रहा है तो ये रेडिएट बैक कौन सा एनर्जी कर रहा है, कहां से कर रहा है? तो देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन। ये जो हीट सरप्लस जोन इसको बोलते हैं, हीट सरप्लस जोन, इसके पास अपने जरूरत के से ज्यादा हीट है तो इसको बोलते हैं हीट सरप्लस जोन। दिस इज हीट सरप्लस जोन। और इन दोनों रीजन्स को बोलते हैं हीट डेफिसिट जोन। मतलब इनको जितना एनर्जी चाहिए उससे कम एनर्जी इनको मिल रही है। समझ में आ रही बात है? अब एनर्जी तो यार सबको बराबर चाहिए। अब ये तो अलग बात है कि आप सन से पास हो तो ज्यादा एनर्जी ले रहा हो, लेकिन जरूरत तो सबको एक जैसा है। तो इसको जरूरत से ज्यादा एनर्जी है, इसको जरूरत से कम एनर्जी है। तो दिस इज कॉल्ड हीट सरप्लस जोन, दिस इज कॉल्ड हीट डेफिसिट जोन, दोनों रीजन। अब यहां पे इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनकमिंग ज्यादा हो रहा है, आउटगोइंग कम हो रहा है। यहां पे आउटगोइंग ज्यादा हो रहा है, इनकमिंग कम हो रहा है। तो ये आउटगोइंग ज्यादा कैसे हो रहा है? क्योंकि एनर्जी जो है इधर से ट्रांसफर हो रही है। हीट सरप्लस जोन से हीट डेफिसिट जोन में एनर्जी ट्रांसफर होती है पूरे अर्थ सरफेस में। मतलब कि 37.5 डिग्री नॉर्थ से 37.5 डिग्री साउथ से एनर्जी जो है जाती है पोल साइड में, राइट। और इस तरीके से पूरा लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस होता है।
तो क्वेश्चन ये बनता है कि कैसे जाती है, कौन सा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होता है बिटवीन द लैटिट्यूड्स एंड टुवर्ड्स द पोल्स। ये 37 से 37 के बीच का हीट सरप्लस जोन और हीट डेफिसिट जोन के बीच का जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो होता कैसे है? तो उसके होने का दो मैकेनिज्म्स होते हैं। एक मैकेनिज्म होता है एयर सर्कुलेशन और दूसरा मैकेनिज्म होता है वाटर सर्कुलेशन। एयर सर्कुलेशन मतलब कि इधर का हवा, गर्म हवा उधर ठंडे रीजन में जाता है। 37.5 डिग्री नॉर्थ से साउथ डिग्री का जो रीजन का जो गर्म हवा होता है एयर, वो इस रीजन में जाता है। हॉट एयर जो होता है वो इस रीजन में जाता है, यहां का कोल्ड एयर इस रीजन में आता है। तो देयर इज द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन दिस टू, सेम इज लाइक देयर। तो ये जो एयर सर्कुलेशन होता है ये 75% ऑफ द ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 75% ट्रांसफर जो है एयर के द्वारा होता है और 25% जो ट्रांसफर होता है वो वाटर सर्कुलेशन की वजह से होता है, जो इन द फॉर्म ऑफ ओशियानिक करंट्स होते हैं। जो ओशन करंट्स आप देखोगे, ओशिनोग्राफी में हम बात करेंगे कि समुद्र की जो धाराएं हैं, ओशन करंट्स हैं, वो वार्म ओशन करंट हमेशा इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है और कोल्ड ओशन करंट पोल से इक्वेटर की तरफ आता है। तो ये वार्म और कोल्ड जो करंट्स होते हैं जो पोल की तरफ जाते हैं वार्म और पोल से आते हैं ठंडे, ये एक तरह का मैकेनिज्म है हीट ट्रांसफर का बिटवीन हीट सरप्लस जोन एंड हीट डेफिसिट जोन, और दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 25% ऑफ बैलेंसिंग। 25% ऑफ जो बैलेंसिंग होता है वो इनके द्वारा होता है। तो 75% एयर बैलेंस कर देता है, 25% जो है वाटर बैलेंस कर देता है, और इस तरह से हमारा पूरा लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस मेंटेन्ड होता है। तो दिस इज द हीट सरप्लस जोन एंड हीट डेफिसिट जोन। 37 to 37 हीट सरप्लस, 37 to 90 हीट डेफिसिट। और इस तरीके से, और ये सरप्लस डेफिसिट इसलिए होता है क्योंकि इनकमिंग ज्यादा है, आउटगोइंग कम है। यहां आउटगोइंग ज्यादा है, इनकमिंग कम है। इनकमिंग ये हम सन के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, इसके पास तो एनर्जी इधर से मिल ही रही है, तभी तो ये वापस दे रहा है ना आउटगोइंग ज्यादा। इसके पास एनर्जी नहीं होगी तो ये आउटगोइंग ज्यादा कैसे होगा? This difference between outgoing and incoming is, fed by this transfer of heat. समझ में आ रही है बातें? तो ये हम आपका पूरा लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस कहलाता है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब नेक्स्ट होता है कि फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को ये करते हैं? तो ये जो हमारा लेक्चर अभी तक हमने जो लिया, ये हमारा पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर 16 है। अब इस लेक्चर 16 का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने इंसुलेशन के बारे में देख लिया, हीट बजट के बारे में देख लिया, लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस के बारे में देख लिया। अब ये इंसुलेशनल हीटिंग की वजह से कैसे टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं, टेम्परेचर क्या डिफरेंस होता है, कैसे होता है, ये हम सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर में बात करेंगे। ये हमारा जो लेक्चर है वो थोड़ा लंबा लेक्चर है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है, 10 मेजर टॉपिक्स को कवर किया है। तो हमने उसमें से मोर और लेस 5-6 टॉपिक्स को अभी कवर कर लिया है पार्ट 1 लेक्चर में। अब ये इसका पार्ट 2 लेक्चर हम लेंगे, जो हमें स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन से। कि अब जो टेम्परेचर अर्थ सरफेस पे होता है वो बिल्कुल एक जैसा नहीं है, इक्वेटर पे ज्यादा टेम्परेचर है, पोल्स पे कम है। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के लिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। पैटर्न में हम देख लेंगे कि हॉरिजॉन्टल पैटर्न क्या है, वर्टिकल पैटर्न क्या है, यानी एक हाइट से दूसरे हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे अर्थ के सरफेस पे ही जाते हैं तो टेम्परेचर कैसे चेंज होता है और क्यों चेंज होता है। तो दिस विल बी अंडर द फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर वेयर वी शैल डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल एंड व्हाट द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों बातें हम उस लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ।